अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर में मैं उस्मान चौधरी आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीएनसी मशीनिंग की बेसिक्स बताऊंगा। अगर तो आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो इंशाल्लाह सॉलिड वर्क्स को यूज़ करके आप सीएनसी मशीनिंग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सॉलिड वर्क्स में कैसे सीएनसी मशीनिंग की हमने प्रोग्रामिंग करनी है। इस वक्त मैं मिलिंग की प्रोग्रामिंग करूंगा। ये जो आपको मॉडल इस वक्त नज़र आ रहा है इसकी, तो मैं अप्लाई करूंगा फेस ऑपरेशन और उसके अलावा 2D पॉकेट ऑपरेशन, फिर 2D कंटोर ऑपरेशन इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा। और इसी में इंशाल्लाह हम लोग सबसे पहले स्टॉक को डिफाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जब आप सॉलिडवर्क्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसके साथ एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करनी होगी HSM वर्क्स नाम की। तो वो एक्सटेंशन आपको गूगल से बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी। आप गूगल में जाएं या यूट्यूब पे आप जब लिखेंगे हाउ टू डाउनलोड HSM वर्क्स फॉर सॉलिड वर्क्स, तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे HSM वर्क्स को तो आपने क्या करना होगा, उसका एड इन जो है उसको आपने एक्टिवेट करना होगा। तो उसके लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है सेटिंग बटन के सामने जो है, और यहाँ से आप एड-इन्स के ऊपर आएंगे और स्क्रॉल डाउन करते जाएं। आपने सॉलिडवर्क्स कैम को नहीं यूज़ करना, आपने एंड पे आके यहाँ पे HSM वर्क्स नाम के इस एड इन को आपने एक्टिवेट करना है और ओके प्रेस कर देना है। अच्छा जी, सॉलिड वर्क्स में आप सीएनसी मशीनिंग कर सकते हैं और इसके अलावा आप इन्वेंटर में सीएनसी मशीनिंग कर सकते हैं। आर्ट कैम में भी आप सीएनसी मशीनिंग कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने काम क्या करना है। अगर तो आपने कोई मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कोई प्रोडक्ट्स जिस तरह ये है, इस तरह की प्रोडक्ट्स आपने अगर तैयार करनी है तो उसके लिए मेरी नज़र में बेहतर है कि आप सॉलिड वर्क्स या इन्वेंटर को यूज़ करें। लेकिन अगर आपने जिस तरह लकड़ी के ऊपर सीएनसी मशीनिंग हुई होती है, फूल वगैरह बने होते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन बने होते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है आर्ट कैम। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आर्ट कैम में भी बनाऊंगा, उसका भी एक ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे। तो खैर, जब आप HSM वर्क्स के उस एड इन को आप एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे कैम नाम की एक टैब ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर नहीं भी आती तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कैम के इस टैब को आप एक्टिवेट कर लेंगे। अच्छा जी, जब आप कैम में आएंगे तो सबसे पहले आपने अपने इस सिस्टम को बताना है कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। आप मिलिंग का काम करेंगे या आप लेथ मशीन का काम करेंगे। तो उसमें आपने क्या करना होगा, जॉब असाइन करना होगा। तो यहाँ से आप जॉब में आएंगे, आप इसको बताएंगे हम क्या काम करने जा रहे हैं। तो अब जॉब की टाइप में सबसे पहले इसने आपसे पूछना है मिलिंग या टर्निंग और मिल टर्न। तो आप यहाँ से मिलिंग सेलेक्ट करें। मिलिंग सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से ये पूछ रहा है स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है कि जो चीज़ आपने फाइनल प्रोडक्ट तैयार करनी है उसका रॉ मटेरियल जो होगा उसे हम कहेंगे स्टॉक। तो यहाँ पे स्टॉक की टाइप्स हैं। रिलेटिव साइज स्टॉक है, फिक्स्ड साइज बॉक्स है, सिलेंड्रिकल है, कौन सा है जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक, आप कह लें एक ब्लॉक है, तो आप सिलेक्ट करेंगे फिक्स्ड साइज बॉक्स। ये सिलेक्ट करें आप। अब ये आपसे पूछ रहा है कि उस बॉक्स की विड्थ कितनी है। अब ये जो हमारा पार्ट है इसकी विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मिलीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये 100 बाय 100 मिलीमीटर है और इसकी जो डेप्थ है वो है 30 मिलीमीटर। तो हमने क्या करना है इसको, क्योंकि स्टॉक जो है जब एल्यूमिनियम में, मैं इस पार्ट को एल्यूमिनियम में बनाऊंगा, तो एल्यूमिनियम में कास्ट करने के लिए आप, या ज़ाहिर मशीनिंग करनी है तो थोड़ा सा ओवर साइज होना चाहिए, ताकि आपका जो वो जैसे कहते हैं गुनिये में आपने नहीं रखा हुआ तो वो थोड़ा सा फालतू होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा। तो 1-1, 2-2 मिलीमीटर अमूमन लोग रखते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसको 105 मिलीमीटर यूँ कर रहा हूँ और इस तरह मैं कर रहा हूँ 105 दोनों तरफ से, यानी 5-5 मिलीमीटर ये होगा दोनों तरफ से। अब ये किस तरह 105 मिलीमीटर उससे अबव होगा, सेंटर्ड ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब मैं अगर आपको बताऊं ऑफसेट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऑफसेट कितना होगा वो डिफाइन आपने करना है। लेट से मैं कहता हूँ 0। अब देखें ये चीज़,
इसी तरह इसमें भी आप इसको कर सकते हैं ऑफसेट फ्रॉम बैक साइड। तो अब 2.5 है तो जीरो को करते हैं, ये देखें। मतलब ये है कि हमारा जो स्टॉक है उसमें से ये पार्ट बनेगा इस कोने पे। तो ये आपने नहीं सिलेक्ट करना, ये सिर्फ आपको बताया कि इस इन ऑप्शंस का मतलब क्या है। आपने क्या करना है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस और सेंटर ऑन वाई एक्सिस, दोनों तरफ से सेंटर सेंटर होगा। अब ये हमें अगली चीज जो पूछ रहा है हाइट में, जो स्टॉक होगा हमारा अभी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है 30 मिलीमीटर का। तो हमारा ये पार्ट भी 30 मिलीमीटर का था, लेकिन हमने थोड़ा सा ऑफसेट इसको रखना है। मतलब ये है कि स्टॉक थोड़ा सा फालतू होना चाहिए, तो मैं इसको 30 की जगह 32 मिलीमीटर कर लेता हूँ। ये हो गया जी 32 मिलीमीटर। अब देखें 32 है तो 1 मिलीमीटर ऊपर की साइड, 1 मिलीमीटर नीचे की साइड पे है ये। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि यहाँ से ऑफसेट फ्रॉम बॉटम, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो बॉटम से ये ऑफसेट हो 0.5 mm, ये आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने मजीद स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो ऑप्शन आ रही है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब इस चीज़ को समझे आप कि जो आपकी मशीन का टूल है, जो जो कटर आप यूज़ करेंगे, उसका घर जो है या उसकी जो ओरिजिन है वो ये होगा हमेशा। तो आप ये नहीं सिलेक्ट करें, आप कोशिश करें कि ये वाला कॉर्नर हो या ये वाला। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये वाला सिलेक्ट करता होता हूँ कॉर्नर, वो भी स्टॉक बॉक्स का। तो आपने क्या करना है, यहां से सिलेक्ट करना है यूज स्टॉक एंड ओरिएंटेशन। जो भी ऑप्शंस हैं इनमें से आपने ये वाली सिलेक्ट करनी है, स्टॉक एंड ओरिएंटेशन। और दूसरी चीज जो हमने सिलेक्ट करनी है कि ओरिजिन स्टॉक के किस जगह पर हमारा इसका ओरिजिन हो। तो बाय डिफॉल्ट अभी ये सिलेक्ट है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, वो भी टॉप सेंटर है। तो हमने ये कोना एक सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे कॉर्नर्स में हम अगर देखें, टॉप कॉर्नर 1 ये वाला आ गया। तो ये खैर आप जब चेक करेंगे आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अब देखें ये पार्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, मतलब ये है कि ये बेड पे लगा होगा, ये ऊपर टूल यहाँ पे होगा, ये ऐसे सिलेक्ट हुआ हुआ होता। तो हम इसको यूं कैसे इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करते, तो अब मैं करके आपको बताता हूँ। ये अब देखिए फ्रंट प्लेन है, इसको आप राइट क्लिक करें और क्लियर सेक्शन कर दें। यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करें और अब ये वाली जो फेस है इसको आप सिलेक्ट कर लें। अगर इन केस ओरिएंटेशन अब इसकी ये वाली है तो ओरिएंटेशन आपने इन केस आप जब इसको एक्टिवेट जो ही करते जाएंगे या इसको सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर ये वाली सिलेक्ट हुई तो आपने कैसे इसको चेंज करना है, सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करना है, क्लियर सेक्शन करना है। और बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ से आप ड्रॉप डाउन करें और यहाँ से आप फ्रंट प्लेन या जो भी प्लेन है वो आप सिलेक्ट करें, जो आपका डिजायर्ड प्लेन होगा। वो सिलेक्ट होने के बाद आपने यहाँ से मशीन नहीं डिफाइन करनी, ये हम मैनुअल करेंगे। अगर तो आपको मशीन का एग्जैक्ट मॉडल पता है, क्योंकि इसमें एक सिलेक्टेड मॉडल्स हैं, उसमें से आपकी मे भी मशीन उसके साथ मैच करती है नहीं करती है, तो आप यहाँ से ये ना सिलेक्ट करें। आप यहाँ से ये जब जॉब आपने इसको पूरा बता दिया, डिफाइन हो गया, आप इसको ओके कर दें कि हमारा ये मटेरियल है, ये चीज़ हमने बनानी है और ये ऑपरेशन हमने करनी है, मतलब मिलिंग हमने करनी है, ये स्टॉक का साइज है और ये हमारा मॉडल है। ये चीज़ें आपने बता दी, ओके कर दें आप। अच्छा जी, अब असल काम शुरू होता है। अब हमने इसके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं। सबसे पहले ऑपरेशन ये होगा स्टॉक, जैसे कि हमने डिफाइन किया था 32 मिलीमीटर और नीचे से 0.5 मिलीमीटर वो फालतू था और ऊपर से 1.5 फालतू स्टॉक निकल आया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ तक इन दो फेसेस तक हमने ऊपर से 1.5 मिलीमीटर का जो मटेरियल होगा वो उड़ाना है। तो ये जो काम होगा इस ऑपरेशन को हम कहेंगे फेस ऑपरेशन, क्योंकि इसने हमारी मशीन ने फेस करना है। तो हम क्या करेंगे, 2D मिलिंग में आएंगे और यहाँ से फेस सेलेक्ट करेंगे। हमने क्या करना है, फेस ऑपरेशन करना है। तो फेस हमने सेलेक्ट किया, जो ही हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास। तो उनमें सबसे पहले इसने जो चीज़ हमसे पूछनी है कि बताओ भाई आपने टूल कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ से आप लाइब्रेरी में आएंगे और इन टूल्स में हमारा टूल पता नहीं मैच करता है नहीं करता है। सबसे आसान तरीका, मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि न्यू मेल टूल में जाऊँगा, यह आपने करना है और
जनरल में आपने बताना है कि नंबर जो है हमारी मशीन में कितने टूल्स यूज़ होते हैं, एक टूल यूज़ होता है जी। उसके बाद इसको हमने बताना है कि कूलेंट क्या है हमारे पास। अगर आपके पास कोई कूलेंट है, कोई एयर है या कोई ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं या पानी यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो आप इसमें यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और उसके बाद आप, अगर आपके पास कोई कूलेंट नहीं है तो आप डिसेबल इसको कर दें। यहाँ से मटेरियल टूल का क्या है, HSS है। अच्छा जी, अगली ऑप्शन कटर की है। कटर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो मैं अभी यूज़ करूँगा फ्लैट मिल। फ्लैट मिल का जो डायमीटर होगा वो होगा 3.5 mm। नेक्स्ट चीज़ कि जो शोल्डर है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये है हमारे टूल की 31 मिलीमीटर। और फ्लूइड लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्लूइड, तो फ्लूइड लेंथ ये है 25 mm। और जो शाफ्ट होगी इसका डायामीटर भी इस टूल का 3.5 mm ही है। बॉडी लेंथ टोटल 38 ठीक हो गया और ओवरऑल लेंथ 45 मिलीमीटर आ गई। यूनिट सिस्टम अगर मिलीमीटर्स में है तो यहाँ पे आप इसको रहने दें एज इट इज़, और अगर आप इंचेस में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से इंचेस आप सिलेक्ट कर लें। कटर हमने अब सिलेक्ट कर लिया है। कटर सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट जंप करें फीड एंड स्पीड के ऊपर, इन ऑप्शंस को आप छोड़ दें। अच्छा जी, फीड एंड स्पीड के ऊपर हम लोग आए। यहाँ से स्पिंडल स्पीड हमने बतानी है कि मशीन कितनी स्पीड पे घूमेगी। मैं इसको डिफाइन करता हूँ 15,000 RPM पे। अच्छा, नंबर ऑफ फ्लूट्स क्या होते हैं, अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ। ये होता है फ्लूट कि कितने उसके ऊपर फ्लूट हैं। तो नॉर्मली आप गिन ले वैसे अपने टूल के ऊपर, लेकिन नॉर्मली 4 होते हैं, नंबर ऑफ फ्लूट्स 4 होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4। नेक्स्ट हमने बताना है इसको रैम्प स्पीड, स्पिंडल स्पीड जो होगी वो कितनी होगी। रैम्प की भी 15,000 RPM है। अच्छा, फीड रेट्स की अब हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीड रेट को सिलेक्ट करना। फीड रेट जो है इसको मैं अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, जिन लोगों को नहीं पता फीड रेट किसको कहते हैं, तो आप यूं समझें कि फीड रेट कहते हैं एक मिल ने या एक कटर ने जब मटेरियल के अंदर वो कट लगा लेता है, कट लगाने के बाद उस कट को लेके जिस स्पीड के साथ चलता है उसको कहते हैं कटिंग फीड रेट। तो ये डिपेंड करता है मशीन की पावर के ऊपर, स्पीड के ऊपर और मटेरियल के ऊपर। लकड़ी के ऊपर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीड, एल्यूमिनियम के ऊपर उससे कम, फिर लोहा है अगर माइल्ड स्टील है उससे भी कम फिर आपने यूज़ करनी होगी इसकी फीड रेट। ये चीज़ वो है कि जो आप खुद प्रैक्टिकल करने के बाद सीखेंगे। हर मशीन के लिए ये फीड रेट डिफरेंट होता है, तो ये सीखना पड़ता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको CNC मशीनिंग का अभी कोई ख़ास तजर्बा नहीं है या पहली दफ़ा आप अगर CNC मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो आप कटिंग फीड रेट चाहे मटेरियल कोई भी हो, आपने स्पीड बहुत कम रखनी है। जब बहुत कम रखेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मशीन ईजीली उस मटेरियल को काट रही है कि नहीं काट रही। अगर इजीली काट रही है तो आप नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दें, अगर उसमें भी ओके हो गया फिर थोड़ी सी और बढ़ा दें। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब मशीन के लिए उस स्पीड के ऊपर मटेरियल को काटना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप खुद ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि वो वाली स्पीड कि आपकी मशीन के लिए कितनी स्पीड जो है वो सूट करती है। तो अगर पहली दफ़ा आपने यूज़ किया तो आप लेट से आप अगर 200 मिलीमीटर पर मिनट अगर आप रखेंगे तो ये बहुत कम स्पीड है, ये बेहतरीन स्पीड है। आप अगर नहीं है तो शुरू में आप 200 रखेंगे। तो मेरी जो मशीन है वो है CNC 3018 है, तो उसमें वो क्योंकि काफ़ी छोटी मशीन है और इतनी पावर नहीं है उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 300 मिलीमीटर पर मिनट कटिंग फीड रेट। तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें ये फीड पर टूथ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब प्लंज फीड रेट किसको कहते हैं, जो मिलिंग का कटर होगा, जो एंड मिल कटर होगा, वो मटेरियल के अंदर जो पेनेट्रेट करता है, जो मटेरियल के अंदर घुसता है, वो कितनी स्पीड के साथ घुसेगा, इस चीज़ को कहते हैं प्लंज फीड रेट। 100 मिलीमीटर पर मिनट जो है वो ठीक है मेरे ख्याल में, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ये आप जब आप खुद से मशीनिंग करेंगे तो आप इसको कम कर दें, आप 50 रख दें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इतनी स्पीड बेहतर है कि नहीं। अच्छा, लीड इन और फीड रेट और लीड आउट फीड रेट क्या होते हैं कि जब आपका टूल कटिंग किए बगैर, मतलब ओरिजिन से
उस जगह अब तक का सफ़र जो करता है जहाँ से इसने कट लगाना होता है, इसको कहते हैं लीड इन। और जब आखिरी कट लगा के वापस ओरिजिन पे जाता है तो इसको कहते हैं लीड आउट। तो ये क्योंकि कटिंग नहीं कर रहा होता उस दौरान, इसने सिर्फ टूल ने एक ट्रैवल करना होता है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं। 300 की जगह आप इसको 500 कर लें और इसको भी आप 500 कर लें। अच्छा जी, रैम फीड रेट क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका लेट से कि मटेरियल है, पहले तो टूल इसके अंदर घुसेगा। अब अब आप खुद इस चीज़ को आप अज्यूम करें कि जब टूल इस मटेरियल के अंदर सीधा बिल्कुल लीनियर शेप में जब घुसेगा तो उसके लिए मुश्किल होगी मटेरियल को के अंदर पेनिट्रेट करना। लेकिन अगर आप यूं सोचें कि टूल यूं चलता चलता आए और आस्ता आस्ता इसके मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करे, तो ये काफ़ी आसानी होगी टूल के लिए भी और मशीन के लिए भी। तो ये जो चीज़ होती है ना, रैंप इसको कहते हैं, रैंपिंग करना। अब रैंप की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स अभी आगे हम जाके देखेंगे जब हम इन अगली टाइप्स में आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे स्पिंडल की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज है, ये आप अपनी मशीन की देख लें कि वो किस स्पिंडल उसका किस डायरेक्शन में रोटेट करता है। अमूमन क्लॉकवाइज रोटेशन होती है स्पिंडल की। तो रैम स्पीड भी 100 मिलीमीटर मैंने सेलेक्ट की, क्लॉकवाइज है मशीन की जो रोटेशन है। आप ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपने ये टूल सेलेक्ट कर लेना है। जब ये आप टूल सेलेक्ट करेंगे, नीचे सारी की सारी सेटिंग वही सेम आ जाएंगी जो अभी आपने सेलेक्ट की थी। अच्छा, नेक्स्ट में आपको बतानी होगी कि ज्योमेट्री बताएं कि कौन सी है, जो आपका मटेरियल है उसकी ज्योमेट्री। तो हम बताएंगे एक ये वाली जगह फेस करनी है और एक ये वाली जगह फेस करनी है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने आगे आना है हाइट्स में। हाइट्स में आने के बाद ये है सबसे पहले क्लियरेंस हाइट ऑफसेट, इसको आपने 5 mm रखना है। नीचे वाली जो स्टॉक से है उसकी रिट्रैक्ट हाइट है वो आपने 2 mm रखनी है और फीड हाइट भी 2 mm। ये सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे 0 रहे और ये भी 0 रहे। आगे आ जाएं आप पासेस में। सबसे पहली ऑप्शन है टॉलरेंस की, उसके बाद ये है जनाब स्टेप ओवर है। स्टेप ओवर क्या होगा कि एक कट लगाने के बाद जब दूसरा कट लगाएगा तो उन दो कट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे स्टेप ओवर। तो चूंकि हमारा टूल तो जो था वो था 3.5 mm का उसका डायमीटर था, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये स्टेप ओवर कम से कम हो ताकि मशीन के ऊपर लोड कम आए। तो 3.5 से मैं यहाँ पे 2 mm का स्टेप ओवर रख लेता हूँ। ये डिग्री है कि जो कट लगाएगी मशीन वो किस एंगल के ऊपर लगाए। तो ये आप अगर तस्वीर देखें इसकी जो एग्जांपल आई है तो इसमें आपको शायद समझ आ गई हो कि 0 डिग्री है तो बिल्कुल सीधे सीधे, और अगर ये 45 है तो 45 में कैसे इसकी पास डायरेक्शन होगी। उसके बाद है कि टूल कट लगाने के बाद जो जहाँ पे स्टॉक जहाँ पे ख़त्म होगा उससे आगे मज़ीद आपका टूल कितना एक्सटेंड हो, तो ये 0 ही रखें क्योंकि एक्सटेंशन में हमें नहीं चाहिए। और ये ऊपर नीचे की तरफ से आ गया जो एक्सटेंशन है उसकी पास की स्टॉक के बाद की, तो वो भी आप 0 में रखें। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये वाली ऑप्शन मल्टीपल डेप्थ्स की। अब अगर आप ये जो तस्वीर आ रही है इसमें देख रहे होंगे कि मल्टीपल डेप्थ का क्या मतलब है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको। अब देखें, हमने डिफाइन किया था 0.5 mm नीचे की तरफ हमारा स्टॉक एक्स्ट्रा है और ऊपर से हमारा स्टॉक है 1.5 mm एक्स्ट्रा। तो अब ये क्या करेगा कि स्टॉक के अंदर टूल पेनिट्रेट करेगा 1.5 mm, और अगर ये सिलेक्ट नहीं है मल्टीपल डेप्थ वाली ऑप्शन अगर हमारी सिलेक्ट नहीं है तब क्या करेगा कि 1.5 mm स्टॉक के अंदर पेनिट्रेट करेगा और सारे के सारे एरिया को फेस कर देगा। तो इस तरह मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। आप क्या करेंगे यहाँ पे, मैं अपनी मशीन की अगर बात करूँ तो 0.5 mm में एक डेप्थ का जो कट होगा, एक कट की जो डेप्थ होगी वो 0.5 mm में रख रहा हूँ। अब क्या होगा कि 0.5 mm पेनिट्रेट किया, पूरे एरिया को फेस किया, फिर दोबारा से 0.5 किया, पूरे एरिया को फेस किया, और इस तरह टोटल इसने 3 दफ़ा कट करना है और 1.5 mm यानी 1.5 mm का इसने टोटल मटेरियल इसके ऊपर से रिमूव करना है।
अब आ गई डायरेक्शन। एक होती है कन्वेंशनल मिलिंग और एक होती है क्लाइंब मिलिंग। तो मैं जो है अभी सिलेक्ट करूँ कन्वेंशनल मिलिंग, बोथ वेज की जगह। अब ये देखें, अगर तस्वीर में आपको समझ आ रही है कन्वेंशनल मिलिंग और क्लाइंब मिलिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो अगर आप देख सकें। तो उसके बाद स्टॉक टू लीव, इसको अनचेक ही रहने दें। हमने बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए, हमने कोई स्टॉक जो है अपने उसके ऊपर छोड़ना नहीं है। आगे आ जाएं जी लिंकिंग में। तो लिंकिंग में क्या होगा कि ये डिफरेंट हाइट्स हैं। कीप टूल डाउन में आप 5 mm सेलेक्ट कर लें और इनको आप बाकी ऑप्शंस को एज इट इज़ रहने दें। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपने करना है ओके प्रेस, और ये कैलकुलेट करेगा और उसके बाद आपको शो कर देगा ये टूल पाथ। अब आप अगर इसको सिमुलेट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि मशीन कैसे चलेगी, तो आप फेस के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से सिमुलेट के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। ये सिमुलेशन की स्पीड है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाएगा कि टूल पाथ देखनी है कि नहीं देखनी है। हम कहेंगे कि नहीं देखनी। स्टॉक देखना है, हाँ जी देखना है। अब हम इसको कहते हैं कि प्ले करके दिखाओ कि क्या होगा। ये नीचे टाइम लाइन आ गई है। अगर हमारी इस टूल पाथ के अंदर कोई ऐसा एरर होता है तो इस टाइम लाइन में उस जगह पर रेड कलर की लाइन आती है। जिस तरह अभी ये येलो कलर की लाइन नजर आ रही है, इस तरह की वहां पे रेड कलर की लाइन होती। अब रेड कलर की लाइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये टूल पाथ बिल्कुल ओके है। आप इसको मुकम्मल सिमुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ से स्पीड मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखें, पहला कट हो गया, दूसरा हो गया, अब ये तीसरा कट फाइनल लगा रहा है जिस तरह हमने डिफाइन किया था 0.5 mm का। तो ये तीसरा इसमें भी कट आ गया। तो देखें, ये फेस वाला ऑप्शन जो ऑपरेशन था ये हो गया कंप्लीट। आप ओके कर दें। अगला ऑपरेशन हमने क्या करना है कि ये यहाँ पे इस जगह तक हमने खड्डा खोदना है और एक हमने यहाँ पे डिग करना है। तो आसान अल्फाज में यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब देखें 2D मिलिंग में आएंगे। ये जो प्रोसेस है ना, आप अगर आसान अल्फाज में कहूँ कि खड्डा खोदने वाला जो प्रोसेस होगा या डिगिंग का जो प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं 2D पॉकेट। तो 2D पॉकेट में आप क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा मिलिंग भी आएंगे और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है 2D पॉकेट। टूल वही वाला जो 3.5 mm वाला था वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। ज्योमेट्री में हम आएंगे और इसको बताएंगे, एक ये वाला फेस हमने 2D पॉकेट में वो करना है और दूसरा ये वाला फेस हमने करना है। ये दो फेसेस हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट में आना है हाइट्स वाले में, और ये वाली हाइट्स आपने 5 mm, ये नीचे 5, ये वाली 2, ये भी 2 और बाकी एज इट इज रहने दें। आगे आ जाएं पासेस में। तो पासेस में सबसे पहले पूछा है कन्वेंशनल मिलिंग होगी या क्लाइंब मिलिंग होगी, तो हमने बताना है कन्वेंशनल मिलिंग है। उसके बाद टॉलरेंस है। टॉलरेंस के बाद 0.01 mm की टॉलरेंस आपने रखनी है और उसके बाद हमने बताना है इसको कटिंग रेडियस जो होगा, जैसे कि ये वाली जगह जब आएगी तो ये यहाँ पे क्योंकि कॉर्नर है, बिल्कुल नोक बन रही है, तो इस जगह पे रेडियस अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो आपने इसको बताना है। तो हमने इसको बताना है कि रेडियस जो है ना, कटिंग रेडियस, वो बिल्कुल 0 होगा। इसका मतलब ये है कि ये एज इट इज़ ये कोना ही बनेगा। अगर आप इसको कोई रेडियस देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आगे आ गया स्टेप ओवर। तो स्टेप ओवर जिस तरह पीछे फेस वाले ऑपरेशन में हमने सेलेक्ट किया था 2 mm का, तो यहाँ पे भी आप 2 mm स्टेप ओवर रखेंगे। अच्छा, स्टेप ओवर को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें स्टॉक टू लीव वाली ऑप्शन चेक्ड है, इसको अनचेक कर दें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने यहाँ पे लाजमी चेक करना है कि डेप्थ जो है या कट जो डेप्थ वाले कट होंगे वो एक कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर एक होगा तो इसका मतलब ये होगा टूल सारा का सारा पेनिट्रेट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर वो कट लगाना शुरू करेगा। तो ये मशीन के ऊपर लोड आएगा, में भी टूल टूट जाए क्योंकि काफ़ी डेप्थ है। तो आपने मल्टीपल डेप्थ को लाजमी चेक इन करना है। जब आप चेक करेंगे आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपने जो स्टेप डाउन होंगे हर कट के वो कितने होंगे। तो पीछे हमने फेस वाले में भी 0.5 mm सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी आप 0.5 mm सेलेक्ट करें। अच्छा जी, उसके बाद फिनिशिंग स्टेप डाउन आपसे ये पूछ रहा है, तो वो अगर आपने रखने हैं तो वो आप बता दें, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, जितने भी होंगे वो आपने बताने हैं।
तो चूंकि ये 0 है तो यहाँ पे आप 10 लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, स्क्रॉल डाउन करें, देखें मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपने आना है यहाँ पे लिंकेज में या लिंकिंग में, वही ऑप्शन हैं यहाँ पे भी। कीप टूल डाउन में आपने बताना है 5 mm, और ये आ गई रैम्प। अब रैम्प की ना डिफरेंट टाइप्स हैं मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करने की। तो आपने क्या करना है, रैम्प की टाइप यहाँ से सबसे पहले आपने सेलेक्ट करनी है। तो मैं तो सेलेक्ट करता हूँ ज़्यादातर हिलिक्स। हिलिक्स को अगर आप देखें तो ये स्पाइरल टाइप की है, और उसमें स्पाइरल शेप में टूल पेनिट्रेट करता है। हिलिक्स का एंगल क्या होगा, 2 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप डाउन करेगा वो कितना करेगा, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 25, तो आपने नहीं 0.5 mm सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे है रैम्प क्लियरेंस हाइट। अब देखें टूल ने इसके अंदर पेनिट्रेट करना है, तो यहाँ पे हमारा स्टोक, लेट्स सी इस जगह पे है, तो ये वाला समझे आप हमारा स्टोक है। तो ये कितना ऊंचा होगा टूल तो रैंप करना शुरू करेगा। तो ये जाहिर है अगर आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2.5 mm है, तो इसका मतलब 2.5 mm ऊपर जाके फिर वहां से आना 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 शुरू करेगा और ये इसमें पेनिट्रेट करेगा, बहुत ज़्यादा है ये। तो आप इसको 0.1 mm रखें, सिर्फ इतना हो कि हमारे मटेरियल को टच ना करे या स्टोक को टच ना करे। अच्छा जी, वो हो गया। फिर है हेलिकल रैम्प डायामीटर है, और ये दूसरा डायामीटर है मिनिमम रैम्प डायामीटर। तो ये एज इट इज रहने दे, ये खुद ही सिलेक्ट हो जाता है। जो टूल आपने सेलेक्ट किया होता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट ये खुद ही हो जाता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये ठीक है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। ये सारी चीज़ें होगी, होने के बाद आप इसको करेंगे ओके, कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे इसकी टूल पाथ आ गई। आप उसी तरीके से इसको भी आप सिमुलेट दोबारा से कर सकते हैं। अब एक और हमने यहाँ पे लगानी है यही 2D पॉकेट। टूल सेलेक्ट हुआ है, ज्योमेट्री में हमने बताना है ये वाला फेस, और उसके बाद हमने हाइट्स में आके इसको 5, ये 2, ये भी 2, बाकी एज इट इज रहने दें। आगे आ जाएं, कन्वेंशनल मिलिंग होगी, टॉलरेंस आ गई, ये 0 हो गया, ये पासिस में आ गया। स्टेप ओवर में 2 mm। उसके बाद है जनाब यहाँ से इसको अनचेक करने, स्टोक टू लीफ को मल्टीपल डेप्थ होगा, और 0.5 mm पर डेप्थ जो कट लगेगा वो होगा, और स्टोक लीफ अनचेक हुआ है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे लिंकिंग में आए और 50 की जगह इसको आप 5 कर लें। नीचे आए, लीड इन एंट्री होगी, ये रैम्प का आया, टाइप आई। यहाँ पे आपने 2 डिग्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये 0.5 mm, और यहाँ पे आपने क्लियरेंस हाइट बतानी है 0.1, और ये एज इट इज रहने दें। ये करने के बाद आप ओके प्रेस कर दें, ये दोबारा से कैलकुलेट होगा। अच्छा जी, ये 2D पॉकेट ये वाली भी अब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, इसकी कैलकुलेशन भी होगी, टूल पाथ भी आ गई। अगला जो हमने ऑपरेशन करना है वो ये करना है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो सेमी सर्कल है, यहाँ पे हमने कंटूर लगाना है, 2D कंटूर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से आएंगे और 2D कंटूर पे आएंगे। तो टूल ऑटोमेटिकली वही वाला सिलेक्ट है जो हमने शुरू में सिलेक्ट किया था या जो हमने बनाया था। अब ज्योमेट्री में हमने बताना है ये, इसमें ना आपने फेस को नहीं सिलेक्ट करना होता है, इसमें आपने लाइंस को सिलेक्ट करना होता है। तो ये वाली लाइन हमने सिलेक्ट कर दी, और कंटूर ये वाला हो गया। अब आगे हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है, नेक्स्ट पे आना है हमने हाइट्स में हमने बताया जी 5 mm और नीचे वाले 2 mm, फिर ये 2 और बाकी लीव एज इट इज, मतलब इनको यहाँ पे जो है जैसे है कि बुनियाद पे आप छोड़ दें। आगे आ जाए आप पासिस में, टॉलरेंस आपने 0.01 रख ली, और उसके बाद कटिंग रेडियस वगैरह को भी 0 रहने दें, और यहाँ पे ये आप नीचे आएँ, और फीड रेट का ये पूछ रहा है कि कितना होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है 300 mm/min,
और मल्टीपल डेप्थ्स को आपने यहाँ पे लाजमी चेक करना है। इसमें आप देखेंगे इसमें कंट्रोल लगाना है, मतलब है कि सिर्फ एक लाइन के ऊपर ना आप टूल को घुमाए जाना है। तो उसमें जो स्टेप ओवर है ना, वो स्टेप ओवर इस केस में नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर इसने चलना है, लाइन छोड़ के अगली लाइन पे तो उसने आना नहीं है। तो मल्टीपल डेप्थ को आपने चेक करना है, और यहाँ से एक कट की डेप्थ होगी 0.5 mm, और बाकी ये चीज़ें छोड़ दें और नीचे आए देखें स्टॉक टू लीव अनचेक्ड है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आप ये चीज़ जो है ना कन्वेंशनल या क्लाइम मिलिंग में से आपने लाजमी सिलेक्ट करना है कन्वेंशनल मिलिंग। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आप आगे आ जाएं और इसको आप 5 mm कर दें। और रैंप देखें यहाँ पे ये है, रैंप को आपने लाजमी चेक करना है इस केस में भी 2 डिग्री, और रैंप का जो डेप्थ होगी पर कट वो 0.5 mm, और हेलिक्स का ये जो इसकी क्लियरेंस हाइट है 0.1 mm आगे क्लियरेंस हाइट। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप ओके करते हैं। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी बोलने की तेज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो कहीं आप लोग बोर ना हो। तो ये देखें ये उसकी टूल पाथ जनरेट होगी। आगे आ जाएं आप नेक्स्ट, हमने ये करना है कि इसी तरह का सेम कंट्रोल लगाना है बाहर वाली साइड पे, क्योंकि बाहर से भी तो हमको अपना जो था प्रोडक्ट इसको हमने फिनिशिंग करनी है इसकी। तो आप दोबारा से 2D मिलिंग आएंगे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कंटूर, और कंटूर के बाद आपने टूल ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे अब आपने सेलेक्ट करना है ये वाला फेस, और उसके बाद आप आ जाएं इसमें हाइट्स वाले में टैब में 5 mm और नीचे 2, फिर 2 और नीचे एज इट इज़ रहने दें। आगे आ जाएं आप पासेस में, टॉलरेंस आ गई, टॉलरेंस के बाद ये दोनों चीज़ें छोड़ दें, और ये क्या है फिनिशिंग ओवरलैप इसको भी छोड़ दें, और फीड रेट आ गया। यहाँ से मल्टीपल डेप्थ को आपने वो करना है 0.5 mm कट आएगा, और ये इन चीज़ों को छोड़ दें। ऑर्डर बाय आइलैंड्स इसको अनचेक कर दें और ऊपर जाएं। यहाँ से आपने लाजमी सेलेक्ट करना है कन्वेंशनल बिलिंग। ये आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है आया वो बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं क्लाइम बिलिंग को। तो कुछ मशीनें होती हैं नाजुक होती हैं, तो क्लाइम बिलिंग को नहीं, वो जिसे कहते हैं ना इतनी मजबूत नहीं होती क्लाइम बिलिंग में, उनमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फिर आ जाती है। तो कन्वेंशनल बिलिंग अमूमन लोग यूज़ करते हैं। तो आगे आए उसके बाद इसमें लिंकिंग में इस हाइट को आप कर दें 5 mm, नीचे आएँ और यहाँ से रैम्प को लाजमी चेक करना है आपने, और 0.5 mm कट होगा इसका रैम्प का हिल, इसका जो हाइट होगी क्लियरेंस हाइट 0.1 mm, और उसके बाद आप ओके कर दें इसको। अब देखें सारे का सारा हमारा जो ऑपरेशन था, मतलब इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो जो ऑपरेशंस की ज़रूरत थी हमें, वो सारे हमने इसमें अप्लाई कर दिए हैं, और यहाँ पे ये जॉब हमारा पूरा मुकम्मल तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी मशीनिंग करनी है, CNC मशीनिंग। तो CNC मशीन जो होती हैं उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है उसको ऑपरेट करने का। तो वो सॉफ्टवेयर ये कहता है कि हमें G कोड के नाम की फाइल दो, ताकि हम लोग हम यानी मशीन वो काम उसके अकॉर्डिंगली कर सके। तो ये चीज़ हमने सारी की सारी तैयार कर दी। अब इसको G कोड में कन्वर्ट करना है हमने। तो उसके लिए क्या तरीका होगा कि आप सिलेक्ट करेंगे इस पूरी की पूरी जॉब को, ठीक है, इस जॉब को आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने करना है यहाँ पे पोस्ट प्रोसेस। जब आप पोस्ट प्रोसेस करेंगे तो ये आपसे ये कुछ चीज़ें पूछेगा। सबसे पहली चीज़ आपसे ये कहेगा कि आप बताएं आपका पोस्ट प्रोसेसर कौन सा है मशीन का। तो ये मुख्तलिफ मशीनें यहाँ पे काफ़ी सारी है, बहुत ज़्यादा तादाद में है मशीनें। तो आप उनका अपनी मशीन के अकॉर्डिंगली पोस्ट प्रोसेसर यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है जो भी मशीन होगी। तो उसका तरीका क्या है, मैं अपनी मशीन की अगर बात करूँ, मेरी मशीन जो होगी वो है 3018 और वो चलती है GRBL कंट्रोलर से। ये आपने सेलेक्ट किया GRBL कंट्रोलर। अब ये पूछ रहा है न्यूमेरिक कंट्रोल की जो एक्सटेंशन होगी वो कौन सी होगी। अब पूछ नहीं रहा, मतलब बता रहा है। तो ये बता रहा है कि .nc फाइल वहाँ से बाहर निकलेगी। अब सेव कहाँ पे करना है इस NC फाइल को, तो आप मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है डेस्कटॉप। यहाँ से हमने नाम बताना है अपने उसका, जो भी NC फाइल होगी। तो मैं इसको कहता हूँ केसिंग 1। केसिंग 1 सेलेक्ट करने के बाद आप इसको करेंगे पोस्ट, और पोस्ट कर दिया।
दोबारा से लोकेशन पूछेगा, जहाँ पे भी सेव करना है उसको वहाँ पे सेव कर दिया। और अब ये ना जो जी कोड था वो चला गया अपनी जगह पे, यानी कि यहाँ पे ये केसिंग वाली जगह पे। अच्छा, यहाँ पे अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप CNC मशीनिंग से नई नई सीख रहे हैं तो आप इस चीज़ को लाजमी फॉलो करें। तो आपने यहाँ पे आके सिंपल लिखना है जी कोड एम कोड लिस्ट, ये आप लिखेंगे तो ये देखें, ये सारी की सारी डिटेल आ गई, जी कोड एम कोड है क्या क्या चीज़ है। ठीक है, आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल जो है इसमें आएगी। अच्छा, यहाँ पे G17 और G21 है। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मशीन को ये बताना होता है कि जो भी काम करेगी मशीन वो मिलीमीटर्स में करेगी या इंचेस में करेगी। तो ये वो वाली डिटेल है, जितने भी यानी कि यूनिट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3.5, तो ये मिलीमीटर है कि इंच है, ये डिफाइन करता है ये G21। तो अब यहाँ पे देखते हैं G21 का मतलब आपको मैं समझाने के लिए। अब ये देखें, ये G21 जो है ना, ये कोऑर्डिनेट है, तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेट्स आर इन mm। ठीक हो गया जी, ये आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना G21 की जगह मैं यहाँ पे लेट से लिख देता हूँ G20 लिख देता हूँ, तो G20 देखें, ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट्स आर इन इंचेस। तो मतलब ये है कहने का, जितने भी डायमेंशन यहाँ पे लिखी हुई हैं वो सारी की सारी मशीन जो है वो समझेगी कि इंचेस में है, मिलीमीटर में नहीं है। तो 21 है, इसका मतलब है ये मिलीमीटर्स में है। तो ये चीज़ आप लोग खुद भी देख लेना, वहाँ पे जाके इस तरह का पेज आप लोग खोल लेना और देख लेना कि एम कोड और जी कोड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोगों को काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी CNC मशीनिंग के अंदर। तो मेरे ख्याल में आज की इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। तो अगली वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा उसमें आर्ट कैम में। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करो और साथ ही नोटिफिकेशन के आइकन को आपने प्रेस करना, ताकि आप जब मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं, कुछ आप मज़ीद इसमें पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो बेसिक्स थी ना, तो कुछ डिटेल में कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं या कोई आपका सवाल है या कोई कमेंट आप करना चाह रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लाजमी बताएं कि वीडियो आपको एक तो कैसी लगी है, और दूसरा आपका कोई सवाल है वो आप मुझसे लाजमी पूछें। और इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट भी है, वहाँ पे मैंने काफ़ी मुख्तलिफ मॉडल्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं। सॉलिड वर्क्स के प्रोजेक्ट्स हैं, STL फाइल्स हैं 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड, और DXF फाइल्स हैं लेज़र कटिंग के लिए, तो वो आप वहाँ से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपने अपनी कोई प्रैक्टिस वगैरह करनी है। तो मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप काइंडली मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं, मज़ीद इसको अपडेट कर सकूं कि अगली वीडियोस में वो गलती मैं दोबारा से ना दोहरा सकूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।